आज हम लोग फिर एक बार रिपीट करेंगे, अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे। द ओजोन होल, मैंने ओजोन लेयर के बारे में बताया था कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण क्या है कि ओजोन लेयर की जो परत है उसमें छिद्र हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है, जो सूर्य की किरणों से निकल के आती है, उससे क्या होता है कि बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम होते हैं हमें, और एजिंग प्रॉब्लम वगैरह हो रही है, और आँख से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोगों ने कुछ पॉइंट पे डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, द ओजोन होल, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, सिंस द 1970s द ओजोन होल हैज़ बीन इंक्रीजिंग इन साइज ओवर द अंटार्कटिक यानी दक्षिणी ध्रुव। 1970 में जब दक्षिणी ध्रुव से ये देखा, ओजोन लेयर को देखा गया, तो उसकी साइज जो है इंक्रीज कर रही थी ओजोन होल का। 1970 में क्या, अंटार्कटिक यानी कि दक्षिणी ध्रुव से जब देखा गया तो ओजोन होल था, उसका साइज जो है इंक्रीज कर रहा था, बढ़ रहा था। फिर आगे क्या हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार इन सितंबर ऑफ 2000 यानी सितंबर 2000 में द ओजोन होल बिकम सो लार्ज इट एक्चुअली लेफ्ट पॉपुलेटेड एरिया ऑफ साउथर्न चिली फुल्ली एक्सपोज टू द इफेक्ट ऑफ द सन अल्ट्रावायलेट रेज। यहाँ पे जो साउथर्न चिली है, जैसा कि मैं आपको शो भी कह रहा हूँ, साउथर्न चिली यानी कि इसको बोलते हैं दक्षिणी, इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी चिली। एक प्लेस है, दक्षिणी चिली एक प्लेस है यूरोप में। तो हुआ क्या कि सितंबर, पहली बार ऐसा हुआ सितंबर 2000 में कि साउथर्न चिली यानी कि दक्षिण चिली में हुआ क्या कि वहाँ पे जो है ओजोन लेयर का जो है साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ओजोन लेयर का साइज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण क्या हुआ था कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो अर्थ पे इंटर किया, और मतलब बहुत सारे, मतलब कई लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके कारण क्या हुआ, लेस पॉपुलेटेड यानी वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम हो गई थी, साइज बढ़ता गया। तब किया गया कि जो होल है, उसमें जो होल हो रहा है उसका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण क्या हुआ कि उससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। ये बातें है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, सो व्हाट अबाउट द होल इन द ओजोन लेयर। अब देखिए इसमें क्या क्या बताया गया, क्या बातें बताई गई हैं। पहले पिक्चर में आप देख सकते हैं, मैं ड्रा कर रहा हूँ स्क्रीन, इसमें देखिए ओजोन होल जो है, जो नीला कलर का बताया गया, इसमें देखिए कम है 1979 में। और यहाँ पे देखिए अक्टूबर 2007 से कंपेयर किया गया है कि अक्टूबर 2007 में देखिए, पहले देखिए 1979 में तो ये कम था ओजोन होल। अब जब 2007 में देखा गया तो यही जो है, इसका देखिए ओजोन होल का साइज देखिए कितना बढ़ गया है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, सेकंड पिक्चर में, और फर्स्ट में देखिए कितना कम था। यानी कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता गया, जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता गया, उससे क्या हुआ कि ओजोन लेयर में जो है, ओजोन लेयर में जो है क्षति पहुंचने, मतलब उसके होल जो है उसका साइज जो इंक्रीज होने लगा समय के साथ साथ। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे सन है। अब सन से क्या हुआ कि अलग अलग रेडिएशन, लाइट्स वगैरह आती है, रेडिएशन मान लीजिए सन से चला, कहाँ पे चला, अर्थ पे चला, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, मैं आपको समझा भी रहा हूँ लाइनिंग के द्वारा। तो सन से क्या हुआ कि रेडिएशन सन से क्या हुआ कि रेडिएशन वगैरह जो आया अर्थ की तरफ चला। कुछ रेडिएशन तो देखिए रिफ्लेक्ट हो गए। अब जरूरी नहीं है कि अगर वहाँ से 100% रेडिएशन चल रहा तो सब अर्थ पे ही आएगा। कुछ रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो गए, बट कुछ जो रेडिएशन हुए वो क्या हुआ उनके साथ, कुछ रेडिएशन जो है मतलब अर्थ की तरफ इंटर कर गए। अर्थ की तरफ इंटर क्यों कर गए, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस के कारण। ग्रीन हाउस गैसेस में हम लोगों ने कुछ गैसेस के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, और वाटर वेपर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर हो गया, और मीथेन। यानी कि सूर्य भगवान से जब कुछ रेडिएशन अर्थ की तरफ इंटर करने के लिए चली, तो कुछ रेडिएशन तो रिफ्लेक्ट हो गया, परिवर्तित हो गई दूसरे दिशा में, आउटगोइंग एनर्जी बन गया, और कुछ रेडिएशन जो है अर्थ की तरफ इंटर किए। क्यों इंटर किए, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस के कारण। ग्रीन हाउस गैस के बारे में मैंने बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और CH4, और इसके बारे में और भी अदर गैसेज होती हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो जैसे ही अब इसके कारण हुआ क्या कि जो है अर्थ पे जो गर्मी का यानी जो हॉट वेदर है उसको मेंटेन करने में जो है आसानी हुआ। सोचिए अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं रहता तो अर्थ यहाँ पे अर्थ का टेम्परेचर कितना कितना होता, -15 डिग्री सेल्सियस। अगर ग्रीन हाउस नहीं होता तो अर्थ पे टेम्परेचर कितना होता, -15 डिग्री सेल्सियस। सोचिए -15 डिग्री सेल्सियस में क्या सर्वाइव मनुष्य कर पाता, बिल्कुल नहीं कर पाता। यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या है कि जो अर्थ पे हम लोग गर्मी वगैरह को फील कर पाते, ठंडियों में जो हमें गर्मी वगैरह मिल पा रही है, ये सारी चीज़ें किसके द्वारा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा है। अब देखिए मैंने कल कुछ पॉइंट पे डिस्कस भी किया था कि कोई भी चीज़ अगर बैलेंस स्टेट में यानी कि एक समान अवस्था में रहती है तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। जैसे अगर हम लोग न्यूट्रिएंट वगैरह भी लेते हैं या जो भी न्यूट्रिएंट में प्रोटीन वगैरह या कार्बोहाइड्रेट या मिनरल्स वगैरह लेते हैं तो जितना अमाउंट बॉडी को रिक्वायर है उतना अगर हम लेंगे तो हमारे शरीर के लिए अच्छा रहेगा। बट अगर वही हम लोग कार्बोहाइड्रेट एक्सेसिव मात्रा में लेने लगे या प्रोटीन एक्सेसिव मात्रा में लेने लगे तो वो भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो वैसे यहाँ पे भी हुआ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है हमारे अर्थ के लिए तो अच्छा था, बट अब हुआ क्या कि डिफॉरेस्टेशन यानी जो पेड़ों को काटना यानी कि पेड़ों वन उन्मूलन जो हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि पोल्यूशन वगैरह बढ़ा। और यहाँ पे जो गैसेज हैं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ या मीथेन की बात करूँ, ये सारी इनका जो है अमाउंट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब इसके कारण क्या हुआ, जब इनका बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ गई तो हुआ क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एनर्जी को, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करने लगी, अवशोषित करने लगी। जिसके कारण क्या हुआ कि अर्थ पे जो है ज़्यादा नहीं होता कि आजकल आप देख रहे हैं इतना ज़्यादा टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है। टेम्परेचर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, पौधों को काटना स्टार्ट कर दिया। जब पौधे को हम लोगों ने काटा तो फिर हुआ क्या, फिर इससे जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन गैस वगैरह या अदर गैसेस हैं उनकी जो है मात्रा जो है एटमॉस्फेयर में बढ़ गई। अब जैसे इनकी मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ी फिर हुआ क्या कि जो सन से रेडिएशन वगैरह आती है उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग एब्जॉर्ब करने लगे, अवशोषित करने लगे। इस कारण क्या हुआ कि टेम्परेचर का एक्सेसिव बढ़ जाना यानी कि तापमान का अत्यधिक बढ़ जाना जो है, इसके कारण क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन आ गई। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप लोग सुनते होंगे कि अलग अलग देशों में जो है अलग अलग देशों द्वारा जो अलग अलग योजनाएं बनाई जा रही हैं या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे सारी प्रोसेस अपना चल रहा है। मतलब अलग अलग देश ने अपना क्राइटेरिया बना लिया कि हाँ उसे ग्लोबल वार्मिंग को अपने तरीके से कैसे मैनेज किया जा सकता है। यानी कि मैं ये बता, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का कारण क्या था, मैंने भी बताया डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों का अत्यधिक नहीं होता, अत्यधिक मात्रा में उसको काटना। अब देखिए पेड़ जब रहते थे तो क्या था कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है एक होना था एब्जॉर्ब कर लेते थे, क्योंकि पेड़ हम लोग जानते हैं ना कि पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसी कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ क्या करते हैं, वो इनहेल करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेंगे और क्या एक्सहेल क्या करेंगे, ऑक्सीजन को। और वही ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करते हैं, फिर वही हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। यानी कि हम लोग देखिए पेड़ से कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। इसीलिए तो बोला जाता है कि हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए। तो अब ये बताइए कि अगर पेड़ को हम लोगों ने इतना ज़्यादा काट दिया है, डिफॉरेस्टेशन इतना ज़्यादा हुआ, तो अब जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो निकालते हैं मुंह से वो कहाँ पे जाएगा, क्योंकि पेड़ तो है ही नहीं एब्जॉर्ब करने के लिए। यानी कि अगर पेड़ कट जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वातावरण में, एटमॉस्फेयर में जो है बढ़ जाती है, वायुमंडल में इसका जो है मात्रा क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि एक्सेसिव टेम्परेचर यानी कि हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन इतना ज़्यादा हो गया, डिफॉरेस्टेशन कि जो है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन गैस हो गया, अदर जो गैसेज हो गए, उनकी मात्रा जो है वायुमंडल में यानी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब जिसके कारण क्या हुआ कि सन से जो रेडिएशन आती थी, सन सूर्य भगवान की से जो किरणें आती थी उसको जो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लगे। तब उससे हुआ क्या कि टेम्परेचर अत्यधिक मात्रा में बढ़ गया, जिसके कारण क्या हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हो गया। अब ग्लोबल वार्मिंग में जैसे हम लोग देखते हैं ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो गए। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये रहा है। यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो अच्छा ही था, बट क्या हुआ कि कोई भी चीज़ जब बैलेंस से ज़्यादा होने लगती है तो वो कहीं न कहीं हमें हार्मफुल कर देती है, हमारे लिए हानिकारक हो जाती है।
हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम लोग देखेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसेज है कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने अभी आपको बताया कि प्रैक्टिकली तरीके से कैसे हम लोग पेड़ पौधे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए नेचर ने जो बनाया है कि नहीं होता, सभी लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इकोलॉजिकली बैलेंस की बात किया जाता है, यानी कि हर एक जीव दूसरे जीव से एक दूसरे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में हम लोगों ने अभी बात किया था कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम लोग इसके लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस में जो मेन गैस होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी देता है कि मेन गैस कौन सा होता है ग्रीन हाउस गैस में, तो उसका सही आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। जैसे कि आप लोगों ने मूवी देखा होगा हाउसफुल, उसमें देखे होंगे कि जो सिलेंडर होता है और लाफिंग गैस का उसको ओपन कर दिया जाता है, सभी लोग खूब हंसते हैं। तो N2O यानी कि लाफिंग गैस। लाफिंग गैस N2O क्या है, लाफिंग, L फॉर लाफिंग और G फॉर गैस, लाफिंग गैस हो गया। मीथेन, अब देखिए ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत मीथेन भी आता है। तो जो हम लोग नेचुरल गैस का यूज करते हैं, आगे हम लोग नेचुरल गैस के भी बारे में पढ़ेंगे। तो नेचुरल गैस में इसको माइंड में याद रखिएगा, या काफ़ी लिए हैं तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेचुरल गैस में यानी कि जो प्राकृतिक गैस वगैरह है, जैसे कि सीएनजी वगैरह हो गया, उसमें कौन सा सीएनजी में कौन सा गैस मोस्टली यूज होता है, ये एग्जाम में पूछा गया है। उसमें मोस्टली कौन सा गैस यूज किया गया, CH4 यानी कि मीथेन यूज किया गया है। ठीक। ओजोन के बारे में हम लोगों ने अभी बात किया था कि जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, उससे क्या है कि ओजोन लेयर के अंतर्गत क्या है, ओजोन लेयर में जो होल हो रहा है, होल यानी कि छिद्र क्रिएट हो जा रहा है, छिद्र बन रहा है, जिसके कारण क्या है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है, जो सूर्य भगवान के किरणों से निकल के आती है, वो हमारे यहाँ आती है। उससे अलग अलग प्रकार की कैंसर बीमारी हो रही है, और एजिंग प्रॉब्लम हो रहा है, लोगों को आई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। तो ओजोन ये हो गया। ओजोन का फार्मूला क्या है, O3। ठीक। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC की बात करेंगे। तो मैंने पिछले कुछ स्लाइड में बात भी किया था कि CFC के क्या होता है। जैसे हम जो इसका यूज स्पेशली रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज किया जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसके पहले यानी कि जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं था, तो उसके पहले रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस यूज किया जाता था, एमोनिया। कोई कुछ कहना चाह रहा है? फ्रियॉन गैस होती थी क्या सर? हेलो सर फ्रियॉन गैस यूज होती है ना सर रेफ्रिजरेटर वगैरह में, तो सर देखिए, अब पहले देखिए, बाद में फिर इसको बैन भी कर दिया गया। जैसे सबसे पहले एमोनिया वगैरह यूज किया गया, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर मैंने अब पिछले स्लाइड में बताया था 1893 में इसको बैन कर दिया गया था। फिर इसके बाद जो आप बता रहे हैं तो यूज किया गया था। ओके सर, ओके। ठीक है, समझ में आया? जी सर, जी सर। आप लोगों में से कोई एक बता दे, क्या मेरी स्पीड ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रही है, या मैं स्लो कर दूँ स्पीड? पूजा जी? हाँ जी, ठीक है। ठीक है भावना जी, थैंक यू। तो हम लोगों ने अभी कौन कौन से गैस के बारे में प्रणव डिस्कस जी, किया है? जी CH4 एक बार फिर से बता देंगे? जी जी बिल्कुल बता रहा हूँ। हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ लिया कि जैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो पौधे जो है जिसको इनहेल करते हैं, फिर क्या एक्सेल करते हैं ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो एक्सेल करते हैं उसको हम लोग उसी को इनहेल करते हैं, और हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। यानी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हम लोग पेड़ पौधे से। नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में मैंने बताया था कि इसको बोलते हैं लाफिंग गैस। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि जो हाउसफुल मूवी है उसमें आपने देखा होगा कि नाइट्रस ऑक्साइड को जो है ओपन कर दिया जाता है, लोग खूब हंसते हैं, यानी कि लाफिंग गैस बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। और ये थर्ड नंबर पे है मीथेन। मीथेन का फार्मूला क्या है, CH4। अब देखिए नेचुरल गैस जैसे कि CNG वगैरह होता है, CNG का फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, कभी कभार फुल फॉर्म भी पूछा गया। CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो मीथेन नेचुरल गैस में जो मेन गैस होता है, यानी कि मेन गैस क्या होता है, CH4, मीथेन गैस। कभी एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि जो है नेचुरल गैस में मेन गैस कौन सा होता है, तो कौन सा गैस होता है, CH4।
ठीक, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट हम लोग का था O3। O3 के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मैंने बताया था कि इसका जो है रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज किया जाता था, बट 1893 के बाद जो है इसको बैन कर दिया गया 1893 में। ठीक, और जो नेक्स्ट है वाटर वेपर, जो जलवाष्प की बात होती है, तो वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। ये सारी चीज़ें, यानी कि ये जो कुछ 6 प्रकार के गैस वगैरह पे यहाँ पे दिया गया है, ये ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट का काज क्या है, कारण क्या है, यानी कि अगर ये कहीं न कहीं प्रॉब्लम कर रहा है तो कुछ न कुछ तो इसका कारण तो रहा होगा, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन। अब देखिए जीवाश्म में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं फॉसिल क्या है। फॉसिल जैसे आप लोग देखते होंगे जीवाश्म, इसका हिंदी क्या है? जीवाश्म, यानी जीव प्लस अस्म, यानी कि जीव की जो अस्म यानी हड्डियां, जीव की जो हड्डियां, यानी कि आप लोग डिस्कवरी वगैरह चैनल देखते होंगे, जो एक कार्यक्रम आता है मैन वर्सेस वाइल्ड, उसमें क्या होता है, जो बियर ग्रिल्स होता है, जो मरुस्थल वगैरह में जाता है, रेगिस्तान में जाता है, तो वहाँ जब उसे भूख लगती है तो कई बार ऐसा भी दिखाया गया उसमें कि जो जैसे कोई भी जानवर जो है मारा है, उसकी जो हड्डियों, उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट वगैरह रहता है उसको निकाल के खाता है। यहाँ पे मेरा बताने का मतलब ये है कि कोई भी जीव मर जाता है, उसका जो हड्डियाँ बची रहती है उसी को बोलते हैं फॉसिल्स, यानी जीवाश्म। फ्यूल्स क्या है, यानी कि अब देखिए बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे जो जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं जब मर जाते हैं तो उनसे क्या होता है कि ये जो कोल वगैरह है, पेट्रोलियम वगैरह है, उन्हीं से बनता है। यानी कि जीवाश्म ईंधन क्या है कि कोल हो गया, पेट्रोलियम होगा, पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। तो आगे इस पर हम लोग और अच्छे से चर्चा करेंगे, पर मेरा बताने का यहाँ पे ये मतलब है कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है, यानी कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है कि जब कोई जीव डेथ हो जाता है तो कुछ समय बाद जो है क्या होता है कि जो ये कोल वगैरह या पेट्रोलियम वगैरह है, जो इनका निर्माण होता है, तो इन्हीं को बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ठीक, यानी कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है, यानी कि जैसे कोल वगैरह हो गया, आपका पेट्रोलियम वगैरह हो गया, इनको जब जलाया जाता है तो कहीं न कहीं जो है ये भी एक कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। सेकंड पॉइंट है नेचुरल इमिशन, यानी कि प्राकृतिक उत्सर्जन। जैसे कि हम लोगों ने कुछ गैस के बारे में डिस्कस किया था कि वो नेचुरली होते हैं, जैसे उसमें सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था, और इसमें एक चीज़ और है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का नेचुरली भी होता है और जो है मैन मेड द्वारा भी उत्सर्जित किया जाता है, यानी उसका यूज किया जाता है। नेचुरल इमिशन में क्या है, यानी कि प्राकृतिक उत्सर्जन में हम लोग बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है नेचुरली भी पाया जाता है, एग्जिस्ट करता है, और जो है मैन मेड द्वारा भी यूज किया जाता है। तो नेचुरल इमिशन ये हो गया, यानी प्राकृतिक उत्सर्जन। इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि औद्योगिक कूड़ा, यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह से जो कूड़ा कचरा निकलता है उसके द्वारा कहीं न कहीं जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट का ये भी एक प्रकार का कारण है। इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया। लैंडफिल, लैंडफिल के बारे में हम लोगों ने कल कुछ बात किया था थोड़ा बहुत। तो लैंडफिल के बारे में मैंने बताया था कि बहुत बार क्या होता है कि जो प्लास्टिक वगैरह होती है हमारे यहाँ पे जो प्लास्टिक वगैरह होती है या अदर गार्बेज वगैरह जो है, उनको क्या किया जाता है, डिग कर दिया जाता है, यानी ज़मीन के अंदर उसको गाड़ दिया जाता है लंबे समय तक। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, यानी कि जो प्लास्टिक वगैरह को ज़मीन के अंदर को खोद के गाड़ देना, उसको हम लोग बोलते हैं लैंडफिल। फार्मिंग क्या है, फार्मिंग जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग मोस्टली गांव से रिलेटेड हैं, तो फार्मिंग यानी जो खेती वगैरह है वो भी कहीं न कहीं एक कारण है ग्रीन हाउस को इफेक्ट को प्रभावित करने के लिए। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ का अत्यधिक मात्रा में कटना, ये भी कहीं न कहीं कारण है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 6 प्रकार के जो है काजेस पढ़े जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला आप लोगों ने क्या पढ़ा, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है, जैसे कि मैंने बताया कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। जीवाश्म ईंधन यानी कि कोई भी जीव जंतु जब मरता है तो उससे क्या क्रिएट होता है, कुछ समय बाद एक
लॉन्ग प्रोसेस के बाद वो उसी से जो कोल वगैरह बनता है, पेट्रोलियम बनता है। तो ये कोल और पेट्रोलियम इसी को बोलते हैं फॉसिल फ्यूल, यानी कि जीवाश्म ईंधन। ठीक, नेचुरल इमिशन यानी कि प्राकृतिक उत्सर्जन। तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल दिया कि नेचुरली भी एग्जिस्ट पाया जाता है और मैन मेड एक्टिविटी द्वारा भी इसका यूज किया जाता है, यानी नेचुरल तरीके से भी इसका यूज है और जो है मैन मेड तरीके से भी इसका यूज किया जाता है। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, थर्ड पॉइंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी औद्योगिक कूड़ा वगैरह, जो फैक्ट्री वगैरह से जो अलग अलग कूड़ा कचरा निकलता है वो भी कहीं न कहीं जो है एक कारण है ग्रीन हाउस को इफेक्ट करने के लिए। फिर हम लोगों ने पढ़ा लैंडफिल्स। फिर मैंने एग्जांपल इसमें क्या दिया कि कोई भी चीज़ जैसे प्लास्टिक वगैरह को हमने खोदा, उसके अंदर फिर हमने गाड़ दिया, तो उससे ये जो पूरा प्रोसेस होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं प्लास्टिक वगैरह है उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है डिकम्पोज होने में, यानी कि उसको नष्ट होने में कई साल लग जाते हैं। तो ये एक लैंडफिल हो गया। फार्मिंग वगैरह यानी जो खेती से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो पेड़ों का अत्यधिक अंधाधुंध मात्रा में कटना, दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ओके, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही हैं, अगर आदमी ने कुछ गलत किया है, व्यक्ति ने, मनुष्य ने अगर कोई पाप किया है तो उसका दंड कहीं न कहीं उसको भुगतना पड़ेगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या रहा है? इम्पैक्ट यानी कि जो भी प्रॉब्लम हुई अभी तक वो किस तरीके से, उसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यानी कि अगर चोर जब चोरी करता है या आतंकवादी जब जो है अटैक करता है किसी देश पे या किसी स्टेट में, तो उसके द्वारा जो है बहुत सारी चीज़ें जो भुगतना भी पड़ता है लोगों को। तो अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का इम्पैक्ट क्या है, कैसे प्रभावित करता है, किस पे उसके द्वारा कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, मैंने अभी जब मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बता रहा था तो मैंने वहाँ पे आप लोगों से बताया भी था कि जब एक्सेसिव टेम्परेचर का बढ़ जाना, यानी कि जितना टेम्परेचर रहना चाहिए उतना न रह के उससे ज़्यादा बढ़ जाना, यानी कि एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाना। थ्रेशोल्ड यानी कि एक पॉइंट होता है जहाँ पे हम अपने आप को पुश करते हैं। जैसे बहुत बार ये होता है ना कि हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे हम अपने वहाँ से हमें अपने आप को पुश करना होता है, तो उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड। यानी कि कोई भी चीज़ अगर अत्यधिक मात्रा में टेम्परेचर का अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाना, उसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। डिप्लीशन, ओजोन लेयर पे भी इसका प्रभाव रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो इम्पैक्ट रहा है ओजोन लेयर पे भी रहा है। एसिडिफिकेशन यानी अम्लीकरणता की बात होती है। एसिडिफिकेशन क्या है? एसिडिफिकेशन अम्लीकरणता, इसको हिंदी में बोलते हैं। अब एसिडिफिकेशन क्या होता है? जब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड समुद्री जल द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, जब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड समुद्री जल द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, तब क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होता है। जब CO2 जो है समुद्री जल द्वारा एब्जॉर्ब यानी कि अवशोषित किया जाता है, तब केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसी रासायनिक प्रतिक्रिया होगी उसमें क्या होगा, pH लेवल हो गया, यानी कि जो वाटर बॉडीज का जो pH लेवल है, और कार्बोनेट आयन हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया है, इनका जो है क्या होता है कि इनके मात्रा में कमी आ जाना, यानी pH लेवल कम हो जाएगा। कार्बोनेट आयन और कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये भी कम हो जाते हैं, इनका जो लेवल कम होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि एसिडिफिकेशन क्रिएट हो जाता है, यानी अम्लीय वर्षा जो है, अम्लीकरणा जो है, महासागरीय अम्लीकरणा जो है क्रिएट हो जाता है। यानी कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जब समुद्र में जब समुद्र जो है CO2 को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, तो एक केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक प्रतिक्रिया स्टार्ट होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है कि pH लेवल का कम होना, कार्बोनेट आयन और कैल्शियम कार्बोनेट का कम होना हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ओशियन एसिडिफिकेशन जो है होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का स्मॉग एंड एयर पोल्यूशन, हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। स्मॉग क्या है कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि स्मोक प्लस फॉग दोनों मिलके क्या बना है, स्मॉग।
एयर पोल्यूशन यानी कि हवा में जो है अलग अलग प्रकार के फॉरेन कंटामिनेंट यानी कि जो दूषित चीज़ें आके मिल जाना हवा में, उसके द्वारा क्या हुआ, एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण क्रिएट हुआ। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसको एक बार हम लोगों ने पढ़ चुका है, बट एक बार और से रिपीट कर देते हैं इसको। रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट, आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे मूवी वगैरह में जैसे बहुत सारे मूवी वगैरह में, या हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लें तो जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे क्या है कि जब मिसाइल वगैरह का परीक्षण किया जाता है तो देखते होंगे बहुत बड़ा धमाके वगैरह होते हैं। या एक सबसे बेस्ट एग्जांपल यह है कि जो पोखरण परीक्षण हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि उसमें जो बड़े बड़े जो है धमाके वगैरह होते हैं, यानी कि कोई भी जब मिसाइल वगैरह जब लॉन्च किया जाता है तो वहाँ पे जो धमाके क्रिएट होते हैं उसके द्वारा क्या होता है, रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट। तो इसमें क्या लिखा गया, प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड डैमेज्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट, डैमेज करता है न्यूक्लियर पावर प्लांट को। वार एक्सप्लोसिव, देखिए वार के समय में जैसे आप, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि 1945 में यानी 15 अगस्त 1945 में जो अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों में जो है एटम बम गिराया गया था, नागासाकी और हिरोशिमा। वहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं इसका। वहाँ पे क्या हुआ था, रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट क्रिएट हुआ था। सच एज नेचुरल प्रोसेस सच एज द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ रेडॉन, यानी कि इसमें एक जो केमिकल एलिमेंट यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, रेडॉन, रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट में यूज किया जाता है। यानी कि जो बड़े बड़े जहाँ पे सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होती है या तो जहाँ पे एटम बम वगैरह, जो मैंने नागासाकी और हिरोशिमा का एग्जांपल दिया था, क्रिएट हुआ था रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट। ओके, आज का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग रिवीजन रखेंगे। 2 टर्म्स है यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी एंड प्रोसेस। अब देखिए न्यूक्लियर एनर्जी क्या है कि जब बड़े बड़े जो मिसाइल वगैरह लॉन्च किए जाते हैं तो वहाँ से जो एनर्जी निकलती है उस न्यूक्लियर एनर्जी उसको बोलते हैं। जो मिसाइल वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, तो वहाँ पे जो एनर्जी क्रिएट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। जब व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, या न्यूक्लियस है उसको न्यूक्लियस है उसको ब्रेक किया इसमें 2 पार्ट में। मान लीजिए ये एक न्यूक्लियस है, ठीक, केमिकल रिएक्शन द्वारा इसको क्या किया गया, 2 पार्ट में जो है स्प्लिट किया गया केमिकल रिएक्शन द्वारा। अब न्यूक्लियस कुछ भी हो सकता है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले समझा रहा हूँ कि मान लीजिए कि एक न्यूक्लियस हुआ, अब केमिकल रिएक्शन द्वारा इसको 2 स्मॉल न्यूक्लियर पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। उसको लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी कि जब आप एक न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं कितने 2 स्मॉल न्यूक्लियाई में, 2 स्मॉल पार्ट में जिसको स्प्लिट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। और मोस्टली एग्जाम वगैरह में इसका एग्जांपल वगैरह बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है कि न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जांपल क्या है। तो आपको क्या याद रखना है, एटम बम हो गया और सेकंड क्या है, रिएक्टर्स हो गया, ठीक। एटम बम और रिएक्टर्स न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जांपल है। ये जो है एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में मैंने क्या बताया कि कोई भी एक न्यूक्लियस को जब हम 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं यानी तोड़ते हैं अलग अलग रिएक्शन के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक। नेक्स्ट है, पहला पॉइंट हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन, इसका एग्जांपल जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है। सेकंड पॉइंट है न्यूक्लियर फ्यूजन। अब फ्यूजन क्या है, अब देखिए उसका अपोजिट है। अब इसमें क्या है, उसमें एक न्यूक्लियस था उसको 2 पार्ट में ब्रेक किया जा रहा था। अब इसमें क्या है कि 2 न्यूक्लियस है यानी कि 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं, उनको जो है एक दोनों को रिएक्शन करके एक बड़ा वाला न्यूक्लियस बनाया जा रहा है। यानी कि इसमें 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस रहेंगे, दोनों को रिएक्शन करा के जो एक बड़ा न्यूक्लियस बनाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसका एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन बम हो गया और सन हो गया। बहुत बार ये पूछा गया कि सन का जो रेडिएशन आता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है या फिजन है। तो ये जो एग्जांपल्स वगैरह हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
कई मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, जेआरएफ वगैरह में भी कई बार पूछा गया है, और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको कभी देना रहेगा एग्जाम तो उसमें भी ये क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल मोस्टली। और थर्ड पॉइंट क्या है, डीके ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो अब देखिए रेडियो एक्टिव मटेरियल मतलब कि जो एलिमेंट यूज़ किया जा रहा है, यानी कि जो जो न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह में, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि केमिस्ट्री में कि यूरेनियम वगैरह का यूज़ किया जाता है, यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 35, और मास नंबर कितना होता है 235, कहीं कहीं 236 भी लिखा रहता है। यानी कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर में जैसे हम लोग पढ़े हैं ना कि यूरेनियम वगैरह का यूज़ किया जाता है, यूरेनियम वगैरह का, फिर उसको एक न्यूट्रॉन से जो है रिएक्ट करा के जो है अलग अलग एलिमेंट में डिवाइड किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस हो किसके अंतर्गत आता है, डीके ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे हम लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह पढ़ा है तो उसमें क्या है कि यूरेनियम की बात किया जाता है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखते हैं। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 35 और उसका मास नंबर क्या है 235, कहीं 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 236 भी लिखा रहता है। अब इसको क्या है कि एक न्यूट्रॉन से जब रिएक्ट कराएंगे, एक न्यूट्रॉन से यहाँ पे जीरो लिख देंगे, ठीक, जीरो इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, ना इस पर पॉजिटिव ना नेगेटिव चार्ज। यानी कि जब यूरेनियम को जब रिएक्ट कराया जाता है किससे, न्यूट्रॉन से, तो फिर अलग अलग एलिमेंट जो निकल के आते हैं उन्हीं, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है उसी को बोलते हैं डीके ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, ये पूरा जो प्रोसेस होता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल हम लोग और नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप सभी लोग पूछ लीजिए, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये जो पौधों के लिए जैसे ग्रीन हाउस बनाते हैं ना सर, ये इसका क्या प्रोसेस होता है सर, ये मतलब क्या चीज होते हैं सर? पेड़ पौधे वाला जो उसमें क्या है कि सनलाइट के प्रेजेंस में जो है फोटो, जैसे सनलाइट तो एक रहता है उसको फोटोसिंथेसिस के हेल्प से जो पौधे जो अपना भोजन वगैरह बनाते हैं, यही पूछना चाह रही हैं, पौधे जो भोजन अपना बनाते हैं। नहीं नहीं सर, सर जैसे ग्रीन हाउस बनाते हैं ना सर, बहुत जगह जैसे फार्म हाउस पे वगैरह ग्रीन हाउस बनाते हैं, तो सर उसका क्या बेनिफिट होता है? जैसे अपन कहते हैं कि जैसे हमने ग्रीन हाउस में पढ़ा कि जो सनलाइट आती है कुछ ट्रैप हो जाती है और बाकी वापस चली जाती है, लेकिन वो जब ज्यादा ट्रैप होती है तो हीट बढ़ जाती है और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो सर उसमें क्या चीज होती है? ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में जो आप बता रहे हैं, जो अलग अलग फार्म में यूज किया जाता है। हाँ हाँ सर। ठीक है, एक बार मुझे देख के देखना पड़ेगा, अभी तो मुझे इसके बारे में अगर किसी को कोई आइडिया तो आप बता दीजिए एक बार, एनीवन। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके, थैंक यू, मैं एक बार देख के बता दूंगा, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन, किसी का कोई डाउट, कोई बातें ना समझ में आई? सभी लोगों को सब समझ में आ गया? हेलो, ओके, तो हम लोग कुछ क्वेश्चनिंग वगैरह कर लेते हैं, फिर आज के क्लास को इंडअप करेंगे। हेलो प्रणव भैया। हाँ कुंदन भैया। मैं भी एक्चुअली उसी तरह का क्वेश्चन एक्चुअली पूछने वाला था जो अभी आप पूछे, किसी ने पूछा अभी। जैसे प्लांट्स में, जैसे कि गार्डन में कैसे ग्रीन शेड लगाते हैं, ये कहते हैं कि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट इफेक्ट है, वो ग्रीन शेड नहीं लगाते हैं। मैं भी अपने गार्डन में लगा रहा हाँ हूँ, लेकिन वो कैसे वर्क कैसे करता है, वो क्या मतलब उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या, वो पता ठीक है है, तो क्या? अभी अभी मैं कल एक बार कंफर्म करके बता दूंगा, ठीक है आपको। ठीक ठीक है, ओके। ओके, ठीक है, तो आई थिंक अब हम लोग रिवीजन कर ले रहे हैं अभी तक जितना भी पढ़ाया गया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? सभी लोग मैसेज टाइप करें और कोई भी एक अनम्यूट करके बता सकता है, बाकी मोस्टली लोग सभी लोग मैसेज टाइप करें, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट।
सभी लोग खामोशी आ गई है। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? सर जैसे सनलाइट जो अर्थ पे आती है तो जी सर कुछ रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है, कुछ हीट अर्थ पे रह जाती है, वो हमारे सरवाइव करने के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन जब वो ज़्यादा मात्रा में अगर अर्थ पे रह जाती है तो सर वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड ये वाली गैसेज हैं। बस सर। जी, बहुत बढ़िया आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या कारण है, किसके कारण से ये क्रिएट हो रहा है, कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट? वो सभी फॉसिल लोग मैसेज फ्यूल। टाइप करें, और जितने भी लोग हैं सभी लोग मैसेज टाइप करें। आपके मन में जो भी पॉइंट है, सब जो भी एक पॉइंट आ रहा है या 2 पॉइंट आ रहा है, सभी लोग मैसेज टाइप करिए। ओके, भावना जी, हाँ कुंदन में बताइए। वो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होता है ना, इसका लैंडफिल्स, फार्मिंग, डिफॉर मतलब पौधे पौधे को काटना, ये सब इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सब चीजें, नेचुरल इमिशंस, ये सारी चीजें ग्रीन हाउस के कॉजेज हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के। जी, बहुत बढ़िया बताया कुंदन भैया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम आप हार्दिक पांड्या वाली बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय, ठीक है। और मैं मैसेज देख पा रहा हूँ, भावना जी ने भी बहुत बढ़िया बताया, बहुत बढ़िया भावना जी। एकदम आप तो एकदम किरण पुलाड़ वाली बल्लेबाजी कर रहे हैं सीधे। आज पहला मैच है, पहले मैच में ही सीधे बाउंड्री लाइन के बाद 6 भेज रही हैं, एकदम बहुत बढ़िया। और ये राधिका जी ने भी बहुत अच्छा बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं थोड़ा सा पीछे रिवर्स एक बार रिवीजन हो जाए, क्योंकि पिछली चीज़ें भी थोड़ा याद रहना भी जरूरी है, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हॉटेस्ट लेयर क्या है, व्हाट इज हॉटेस्ट लेयर, किस लेयर, एटमॉस्फेयर के किस लेयर को हॉटेस्ट लेयर बोला जाता है? थर्मोस्फेयर। हॉटेस्ट लेयर लॉक कर दिया जाए? जी सर। ओके, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, लॉक कर दिया जाए, आपको मिलते हैं 2 रुपीज, बहुत बढ़िया। और ट्रोपोस्फेयर में कितने परसेंट एयर पाए जाते हैं? ट्रोपोस्फेयर में कितने परसेंट एयर पाए जाते हैं? सर 75%। बहुत बढ़िया किरण जी। और सभी लोग मैसेज भी टाइप करिए, आपको जो भी आता है। 75% हो सकता है कुछ लोगों के मन में 70% याद आ रहा हो, तो जो भी आपको याद आ रहा है मैसेज टाइप किया करिए। ओके, कोई नहीं भावना जी, 75%। पूजा जी ने भी बताया था, बहुत बढ़िया पूजा जी। भावना जी ने भी बता दिया, बहुत बहुत बढ़िया सभी लोगों को। ट्रोपोस्फेयर में कितना परसेंट एयर पाया जाता है? 75%, ठीक। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, तो कितने प्रकार के एयर पोल्यूशन होते हैं, आप उनका नाम बताइए। हाँ कुंदन भी आपने बिल्कुल सही बताया है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। 2 टाइप्स जी पूजा जी, और नाम भी टाइप कर दीजिए, 2 टाइप्स कौन कौन से हैं। और किसी को अगर अनम्यूट करके बताना है तो आपका स्वागत है, आप बता सकते हैं। ओके, इंडोर आउटडोर, बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने कुछ पॉइंट पे डिस्कस किया था कि आउटडोर एयर पोल्यूशन जो है किसके कारण होते हैं, कुछ टर्म्स के बारे में, कुछ पॉइंट के बारे में हम लोग 4 या 5 पॉइंट था। तो अगर किसी को भी कुछ भी पॉइंट याद है तो आप बता सकते हैं। हम लोगों ने आउटडोर एयर पोल्यूशन में कुछ पॉइंट पे डिस्कस किया था, तो अगर आप में से किसी को कुछ पॉइंट याद हो कि आउटडोर एयर पोल्यूशन, जी आ चुका है आंसर, ग्रीन हाउस। ओके, ग्रीन हाउस गैसेस, एसी ड्रेन। ओके, बहुत बढ़िया। आउटडोर पार्टिकल, एसी ड्रेन, बहुत बढ़िया। पूजा जी ने भी बहुत बढ़िया बताया, कुंदन भैया का बहुत लाजवाब आंसर, राधिका जी का भी बहुत अच्छा प्रयास। ओके, बहुत बढ़िया। सभी लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है।
लग रहा था ऐसा लग रहा है कि AIR1 इस बार जो है अपने ग्रुप से ही आएगा, और मुझे ऐसा उम्मीद है कि कुछ ही लोग हैं, जैसे इसमें कुंदन भैया हो गए, पूजा जी हो गई, भावना जी, मीनाक्षी जी, इन्हीं लोगों में से आएगा AIR1 JRF में। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया आपने बताया, बिल्कुल सही है। और हम लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। आउटडोर एयर पोल्यूशन मैंने स्पेशली 4 पॉइंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। पहला था स्मोक, दूसरा था पार्टिकुलेट मैटर, और तीसरा था एसिड रेन, और चौथा क्या था, ग्रीन हाउस गैसेज। 4 पॉइंट के बारे में, जिसके कारण क्या होता है, आउटडोर एयर पोल्यूशन जो है क्रिएट होता है। इंडोर एयर पोल्यूशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, व्हाट इज इंडोर एयर पोल्यूशन? सिगरेट, ओके। देखिए हम लोगों को पिक्चर कितना जल्दी याद होता है, बहुत बढ़िया, सिगरेट। सभी लोग मैसेज टाइप करें, सिगरेट होगा, धुआं, हाँ बिल्कुल। जैसे कि हम लोग गांव पे भी देखते होंगे कि जो नहीं होता गांव पे, जो आप तो मान लीजिए गैस वगैरह की व्यवस्था है, सिलेंडर वगैरह का वहाँ पे चूल्हा वगैरह खो गया, नहीं पहले लोग जो है बनाते थे लकड़ी जला के, तो वहाँ पे भी जो है वो भी एक इंडोर एयर पोल्यूशन के अंतर्गत। सभी लोगों का बहुत अच्छा प्रयास रहा है। स्पेशली जब इंडोर एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो लोग, जैसे नहीं होता कि बहुत सिगरेट वगैरह लोग पीते, तो वहाँ से जो पोल्यूशन क्रिएट होता है उसको बोलते हैं इंडोर एयर पोल्यूशन। ठीक, ओके, बहुत बढ़िया। और लोग कुछ और पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। दो कंपोनेंट के बारे में स्पेशली मुझसे छूट गया था, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं 2 पॉइंट, मैं 2 चीज़ें छूट गई, इसको मैं भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एक था बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा था एबायोटिक कंपोनेंट। एक था बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा क्या था, एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में आप सभी लोग लिख लीजिए, बायोटिक कंपोनेंट यानी कि जो लिविंग थिंग्स की बात होती है, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ये किसके अंतर्गत आएंगे, बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत। और एबायोटिक कंपोनेंट में क्या है कि नॉन लिविंग थिंग्स। एबायोटिक में क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि आपका वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, ये सारी चीज़ें। यानी कि एक तो होता है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा क्या होता है, एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक यानी कि लिविंग थिंग्स, जो सजीव की बात किया जाता है, जैसे कि प्लांट हो गया, पेड़ पौधे हो गए, या जीव जंतु हो गए, ये सब बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आएंगे। एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत क्या क्या आएगा, जैसे जो निर्जीव हो गए, जैसे सनलाइट वगैरह हो गया, आपका एयर हो गया, ये सारी चीज़ें एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आएंगी। तो 2 पॉइंट को माइंड में रखिएगा, एक तो हो गया बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक, अच्छा ये बताइए कि जो वेदरिंग यानी कि जो बारिश वगैरह होता है या कमर्शियल जेट किस लेयर में उड़ता है? ये जो 2 कंडीशन है, वेदरिंग यानी कि जो वर्षा वगैरह का होना, या कमर्शियल जेट जो होता है, जो ये किस लेयर में प्रोसेस होता है? तो आपने बायोटिक बताया ना, तो इसमें जैसे सनलाइट और निर्जीव बताया, तो निर्जीव जी, में क्या होगा, सनलाइट और सनलाइट हो गया, विंड हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकती हैं। मैं तो एक से 2 एग्जांपल आ रहा था मेरे माइंड में, मैंने आपको बता दिया। यानी कि एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स की बात किया जाएगा, बायोटिक में जो है लिविंग थिंग्स की बात किया जाएगा। ठीक, राधिका जी समझ में आया? ये भैया ओके, तो अभी मेरा जो क्वेश्चन था कि जो वेदरिंग या कमर्शियल जेट, यानी जो जहाँ पे किस लेयर में बारिश होती है, और ये कमर्शियल जेट वगैरह जो उड़ते हैं जिसमें नहीं होता, लोगों को बैठा के ले जाया जाता है, किस लेयर में होता है ये प्रोसेस? ट्रोपोस्फेयर, ओके, सभी लोग मैसेज टाइप, किसमें? स्ट्रेटोस्फेयर में होता है ना, मोस्ट जेट प्लेन्स ट्रैवल उसी में करता है। देखिए इसमें थोड़ा सा डाउट था, बीच में मैंने देखा था, तो इसका मैं भी सोल्यूशन बता दे रहा हूँ। जो कमर्शियल जेट वगैरह होता है, कमर्शियल जेट वगैरह जो मैंने सर्च किया था, तो कमर्शियल जेट जो ट्रोपोस्फेयर में होता है। कमर्शियल जेट किस में होता है? ट्रोपोस्फेयर में। बट जेट प्लेन जब वो बात किया जाएगा तो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, जेट प्लेन स्ट्रेटोस्फेयर में। और ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है? कमर्शियल जेट होता है।
ये लिटिल बिट डिफरेंस है जिसको हमें जानना है, सूक्ष्म बहुत छोटा सा डिफरेंस है। कमर्शियल जेट की बात आएगी तो ट्रोपोस्फेयर में होता है, स्ट्रेटोस्फेयर की बात आएगी तो जेट प्लेन में होता है, ठीक। और हम लोगों ने 4 लेयर्स के बारे में पढ़ा था। 4 लेयर्स के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? पहला तो था ट्रोपोस्फेयर, दूसरा था स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा था मेसोस्फेयर और चौथा क्या था? थर्मोस्फेयर। आप सभी लोग एक लेयर और है जो छूट गया था, मैं लिखवा दे रहा हूँ, एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर एक सबसे जो ऊपर होता है एग्जोस्फेयर होता है, जैसे जिसमें सैटेलाइट वगैरह जाता है या स्पेसशिप। सैटेलाइट एग्जांपल में लिख लीजिए, स्पेसशिप और सैटेलाइट, ये किसमें होता है? एग्जोस्फेयर। मैं चार लेयर के बारे में बताया था, एक और आप सभी लोग लिख लीजिए, एग्जोस्फेयर, यानी कि जिसमें सैटेलाइट वगैरह रहता है, जाता है, स्पेसशिप वगैरह जाता है, ये किसमें जाता है? एग्जोस्फेयर में। आप सभी लोगों ने लिखा कि नहीं? साथ में लिखते चलिए, अगर कॉपी पेन साथ में रखें तो साथ में नोट डाउन करते चलिए। हुआ सभी का? एग्जोस्फेयर किस में क्या होता है? सैटेलाइट वगैरह जो जाती है या स्पेसशिप जाती है, किसमें जाता है? एग्जोस्फेयर में, ठीक। ओके। और इसमें 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में मोस्टली पूछे गए हैं। सबसे पहला, इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, जो पर्यावरणविद यानी इन्वायरमेंटलिस्ट का नाम बताना हमें। इकोलॉजी को किसने दिया? इकोलॉजी वाला जो कॉन्सेप्ट है, मैं मैसेज टाइप कर दे रहा हूँ, इकोलॉजी वाल को किसने दिया? इकोलॉजी, 1 मिनट। ठीक है, आप सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इकोसिस्टम को किसने दिया? ये कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है। मैंने दोनों पॉइंट को जो है मैसेज टाइप कर दिया है, आप सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोगों ने आज कुछ चीज़ें नए पढ़ा, जैसे एग्जोस्फेयर के बारे में हम लोगों ने बात की, जिसमें सैटेलाइट वगैरह जाती है या स्पेसशिप कहाँ पे जाती है, किस लेयर में? एग्जोस्फेयर में। और फिर हम लोगों ने इकोलॉजी वगैरह को किसने दिया, किस सन में दिया, या इकोसिस्टम को किसने दिया, किस सन में दिया, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। बायोटिक कंपोनेंट में मैंने आपको बताया है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जहाँ पे सजीव की बात किया जाता है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, ये बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आएंगे। ए बायोटिक कंपोनेंट यानी कि जो निर्जीव चीज़ें हैं, जैसे कि आपका एयर हो गया, सनलाइट हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में बात होती है एबायोटिक कंपोनेंट में। ओके, तो आज के लिए इतना ही।